हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दहेज प्रथा पर निबंध, जो कि हम लोगों का एग्ज़ाम में 10 नंबर का आता है। कक्षा 12 का हो या 10वीं का हो, ये आप लोगों को 10 नंबर से पूछा जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने 2 निबंध को अच्छी प्रकार से क्लियर किया, जिसमें पहला था हम लोगों का कोरोना वायरस और दूसरा था शराबबंदी। अगर आप न्यू हैं तो पहले वो दोनों को जाके देख लें, क्योंकि वो दोनों की भी संभावना बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में रहती है आने की। तो आज चलिए बात करते हैं हम लोग दहेज प्रथा पर। तो दहेज प्रथा पर निबंध किस प्रकार से लिखेंगे कि हम लोगों को फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो आप लोगों को पता ही है कि बिहार में नीतीश कुमार जी 2017 में दहेज प्रथा को बंद किए हैं। तो उसके संदर्भ में भी हम लोगों का बिहार बोर्ड का अगर एग्ज़ाम पूछा जाएगा तो उसमें अगर लिखेंगे तो हमारा कॉपी को जांच करने वाला को लगेगा क्या आप लोग अच्छी प्रकार से इसे लिखे हैं, तो आप लोगों को इसमें 10 में 10 नंबर मिल जाएगा। तो बात करेंगे दहेज प्रथा का सबसे पहले क्या रूल था, यानी पुराने समय में क्या दहेज प्रथा से संबंधित बातें थी, वर्तमान समय में इसकी क्या विडंबना है और दहेज से किस प्रकार की घटनाएं होती है। इन सभी बातों पर हम लोग आज दहेज प्रथा पर चर्चा करेंगे, नंबर वाइज नंबर। और जैसे कि आप लोगों को हम बताए हैं, सबसे पहला बात क्या निबंध लिखने का कि कहाँ कहाँ पैराग्राफ छोड़ा जाता है और किस प्रकार से पैराग्राफ छोड़ा जाता है। तो मेरा निबंध जो लिखने का स्टाइल है उसी में लिखा गया है, तो आप लोग इसे देखकर अपने कॉपी में उतारेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नहीं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा सिंपल सी बात है, आप लोग सबसे पहले समझिए क्या दहेज का अभिप्राय उस उपहार व वस्तु से है जो पत्नी विवाह में अपनी ससुराल से लाती है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही दहेज इसी रूप में कन्या पक्ष से संबंधित है। प्राचीन काल में यह प्रथा धर्मशास्त्र में वर्णित परंपरा से संबंधित मानी जाती थी, किंतु आधुनिक समाज में दहेज प्रथा के कई प्रेरक तत्व देखे जाते हैं। तो हमारा यहाँ बताया जा रहा है कि दहेज प्रथा जो है, दहेज का अगर अभिप्राय की बात करें, दहेज का मीनिंग क्या होता है, तो वह ऐसे उपहार व वस्तु से है जो पत्नी विवाह के समय में अपने ससुराल से लाती है। और भारतीय समाज में जो है वह प्राचीन काल से ही दहेज इसी रूप में कन्या पक्ष से हमें मिलता है, यानी कि लड़के पक्ष को मिलता है। प्राचीन काल में यह प्रथा धर्मशास्त्र में वर्णित थी, यानी कि पुराणों सब में यह जो प्रथा थी वह जो था वो वर्णित था। किंतु यह आधुनिक समाज में जो है दहेज प्रथा के कई प्रेरक तत्व देखे जाते हैं। तो क्या क्या दहेज प्रथा के आधुनिक समाज में प्रेरक तत्व देखे जाते हैं, तो उसको देखते हैं। तो पहला क्या, धनी परिवार में लड़की के विवाह कराने की आकांक्षा। दूसरा है विवाह का आधार के रूप में एक सामाजिक प्रथा, अपनी शान व आर्थिक संबंधों को प्रदर्शन करने के लिए, यानी झूठी प्रतिष्ठा के लिए अपनी जाति में विवाह की बाध्यता। समाज में दहेज लेने और देने की दुष्चक्र, लड़कों को उच्च शिक्षा दिलाने के नाम पर मांग करना, यहाँ देने हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, आधुनिक समाज में दहेज प्रथा के कई प्रेरक तत्व देखे जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला हम लोगों का है धनी परिवार में लड़की का विवाह कराना। विवाह का आधार के रूप में सामाजिक प्रथा है, अपनी शान व आर्थिक संबंध प्रदर्शन करने के लिए झूठी प्रतिष्ठा दिखाना, अपनी जाति में विवाह करना। समाज में दहेज लेने और देने की दुष्चक्र है, लड़कों को उच्च शिक्षा दिलाने के नाम पर मांग करना। तो बताया जा रहा है इसमें क्या, जो वर्तमान समय में आधुनिक समाज है उसमें दहेज प्रथा के कई प्रेरक तत्व देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अगर नंबरिंग करके 6 प्रकार के लिख सकते हैं जो अभी हमारे समाज वर्तमान समय में दहेज प्रथा के प्रेरक तत्व देखे जाते हैं, तो आप लोगों को अच्छी नंबर मिलेगा। तो हम लोग जब यहाँ तक इसे लिख लेंगे, दहेज के अभिप्राय और इसका वर्तमान समय में क्या प्रेरक है, तब देखिए हमारा एक यहाँ पैराग्राफ चेंज होगा। पैराग्राफ चेंज होने के बाद हम लोग इसे फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हमारा है क्या, इस दहेज प्रथा के अनेक बुराइयां हैं। तो अब बात करेंगे दहेज प्रथा के क्या क्या बुराइयां हैं। जैसे कि फर्स्ट में है, यह आम व्यक्ति, गरीब एवं निम्न मध्यम वर्ग के लिए एक अभिशाप है। तो दहेज प्रथा जो है उनकी क्या क्या बुराइयां हैं, तो जिसमें कि फर्स्ट बुराइयां हम लोगों का क्या है, क्या दहेज की फर्स्ट बुराइयां, क्या व्यक्ति गरीब हो या निम्न मध्यम वर्ग के लिए एक अभिशाप ही है। क्योंकि
नौ दहेज देने की मजबूरी की चलते वह व्यक्ति अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं में कटौती करता है। दूसरा, कन्या भ्रूण हत्या तथा बालिका हत्या इसी प्रथा के परिणाम हैं। दहेज प्रथा के कारण स्त्रियों में आत्महत्या एवं ससुराल में हत्या की वारदात होती है। चौथा है क्या अनेक माता पिता दहेज ना जुटा पाने के कारण अपनी बेटी का विवाह किसी बेमेल व्यक्ति से कर देते हैं। पांचवा है बाल विवाह भी दहेज प्रथा का ही एक परिणाम माना जाता है। छठा, दहेज प्रथा के कारण माता पिता तथा लड़कियों में अनैतिक आचरण की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। सातवां, इस प्रथा के कारण ही परिवार तथा समाज में स्त्रियों की स्थिति निम्न बनी हुई है। तो हमारा सेकेंड पैराग्राफ क्या बता रहा है, क्या वर्तमान समय में जो दहेज प्रथा की अनेक बुराइयां हैं वह क्या क्या बुराई है, तो उससे क्या मानव समाज पे असर पड़ रहा है। तो पहला जो है वह निम्न मध्यम वर्ग के लिए दहेज जो है एक बहुत ही बड़ा अभिशाप है, क्योंकि मजबूरी के चलते व्यक्ति अपनी पारिवारिक आवश्यकता जो होती है उसमें कटौती करता है। सेकेंड बात, वर्तमान समय में जो कन्या भ्रूण हत्या तथा बालिका हत्या जो भी देखी जाती है वह इसी प्रथा का परिणाम है। थर्ड बात है कि दहेज प्रथा के कारण स्त्रियों में आत्महत्या और ससुराल में हत्या का वारदात भी आप लोग रोज पेपर अखबारों में पढ़ते हैं। चौथी बात है क्या माता पिता दहेज ना जुटा पाने के कारण अपनी विवाह किसी बेमेल व्यक्ति अर्थात लड़की का उम्र, जैसे आप लोग देखते होंगे क्या कभी लड़की का उम्र बहुत ही कम रहता है और लड़के का उम्र बहुत ही ज़्यादा रहता है, लेकिन दहेज ना जुटा पाने के कारण उन दोनों की शादी हो जाती है। इसी को हम लोग बेमेल व्यक्ति कहते हैं। तो यही हमारा चौथा है, क्या दहेज ना जुटा पाने के कारण बेटी का विवाह किसी बेमेल व्यक्ति से कर देते। पांचवा, बाल विवाह भी दहेज प्रथा का ही एक परिणाम माना जाता है। तो देखते होंगे आप लोग क्या बचपन में ही किसी का शादी हो जाता है तो वह दहेज प्रथा का ही परिणाम है। छठा बात है, दहेज प्रथा के कारण माता पिता तथा लड़कियों में अनैतिक आचरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। और सातवां है, क्या इस प्रथा के कारण ही परिवार तथा समाज में स्त्रियों की स्थिति निम्न बनी हुई है। और सातवां इसका एक कारण और है, क्या इस जो समाज में हमारी स्त्रियों की स्थिति जो निम्न है वह भी दहेज प्रथा का ही परिणाम है। अब हम लोग इसके थर्ड पैराग्राफ में बात करेंगे दहेज प्रथा में बिहार सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो दहेज के इन्हीं दुष्परिणामों के फलस्वरूप भारत सरकार ने 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम बनाया। भारत सरकार की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो दहेज ना लेने के क्रम में भारत सरकार ने 1961 में ही दहेज निरोधक अधिनियम बनाया, जो 1985 में लागू हुआ और 2017 में भी नीतीश कुमार ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए कानून का शासन लागू किया, जिसमें कड़े प्रावधान किए गए। दहेज विरोधी बिहार में मुहिम को जन जागरण का रूप देने के लिए बिहार में कई गैर सरकारी संस्थाएं तथा सरकारी संस्थाएं कार्यरत है। इस कुप्रथा के खिलाफ जंग जारी है। राज्य में दहेज को ना कहे अभियान शुरू किया गया है। 1961 में भारत सरकार ने दहेज विरोधक कानून बनाया था, जिसमें 2 साल की सजा तथा 10,000 का जुर्माना तय किया गया था। तो हमारा तीसरा पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, क्या दहेज को लेकर राष्ट्रीय और बिहार यानी कि राज्य के स्तर पर क्या क्या हुआ है, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि बताया है कि दहेज के दुष्परिणाम को लेकर भारत सरकार ने 1961 में ही दहेज निरोधक अधिनियम बना दिया था और 1985 में यह लागू हो गया। लेकिन 2017 में बिहार में भी नीतीश कुमार ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाता है और दहेज विरोधी मुहिम चलाता है। वर्तमान समय में जो है बिहार में कई गैर सरकारी संस्थाएं और सरकारी संस्थाएं दहेज रोकने के लिए कार्यरत है और इस कुप्रथा अर्थात दहेज प्रथा के खिलाफ जो है वर्तमान समय में जंग जारी है। राज्य में दहेज को ना कहें अभियान शुरू किया गया है। 1961 में भारत सरकार ने दहेज विरोधक जो कानून बनाया था उसमें 2 साल की सजा तथा 10,000 का जुर्माना तय किया गया था। अर्थात 1961 में भारत सरकार ने दहेज विरोधक जो कानून बनाया था उसके अंतर्गत जो है अगर किसी व्यक्ति को दहेज लेते हुए पकड़ा जाए तो उसको 2 साल की सजा तथा 10,000 की जुर्माना तय किया गया था। तो सिंपल सा वर्ड में आप लोगों को ये सारे निबंध लिखा गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कक्षा 10 और 12 से हमारी वीडियो इसी प्रकार की आप लोगों को मिलती रहेगी सभी सब्जेक्ट से। तो हमारे चैनल पर आप लोग विजिट करके देख सकते हैं, बहुत सी वीडियो आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोगों का चौथा लेक्चर,
चौथा पैराग्राफ, क्या जून 1974 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और कहा था कि 1 साल पढ़ाई छोड़ें और तिलक दहेज प्रथा के विरुद्ध आगे आए। आज समाज में बहुत से माता पिता, पुत्र और लड़कियां इस प्रथा के विरोध में कार्यरत हैं। वास्तुतः तो समाज में दहेज लेना स्टेटस सिंबल है, जो एक कानूनी अपराध बन गया है। दहेज जैसी समस्या के लिए लोगों को जात पात का बंधन तोड़कर हर जाति में शादी स्वीकार करने पर विचार करना होगा। दहेज के प्रति लोगों को ना कहने की आदत सीखनी होगी। तो इस चौथा पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, तो आप लोगों को पता होगा क्या 1974 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति किया था और उसमें कहा था कि जो 1 साल पढ़ाई छोड़ें और तिलक दहेज प्रथा के विरुद्ध आगे आए। और आज समाज में बहुत से माता पिता, पुत्र और लड़कियां जो है इस प्रथा के विरोध में कार्यरत है। वस्तुतः समाज में जो दहेज लेना है वो स्टेटस सिंबल बन गया है, यानी कि सामाजिक सिंबल बन गया है, जो एक कानूनी अपराध है। वर्तमान समय में जो स्टेटस सिंबल दहेज लेना बन गया है वह एक कानूनी अपराध है। दहेज जैसी समस्या के लिए लोगों को जात पात का बंधन, हर जाति में शादी स्वीकार करने पर विचार करना होगा। दहेज प्रथा के प्रति लोगों को ना कहने की आदत सीखनी होगी, तभी इस प्रकार की प्रथा हमारे समाज से दूर जाएगी। अब बात करेंगे अंतिम पैराग्राफ पर। 5वां पैराग्राफ है, तो आप लोग कम से कम अगर ये 10 नंबर का पूछा जाता है, अगर आप लोग इसे 5 पैराग्राफ में लिखते हैं तभी आप लोगों को नंबर मिलेगा। तो सिंपल सा ये 5 ग्राफ को आप लोग आराम से वहाँ इसे लिख सकते हैं, तो अच्छी प्रकार से इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो अब बात करेंगे क्या वस्तुतः अंतिम पैराग्राफ में इसका पूरा सार लिख देते हैं, तो वह हमारा अच्छी प्रकार से निबंध तैयार हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं। वस्तुतः दहेज प्रथा की समाप्ति से बच्चों के वर्तमान और भविष्य को बचाने की पहल से समाज का नवनिर्माण होगा। इसके लिए हर व्यक्ति में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज बिहार में शहर से लेकर प्रखंड तक दहेज से मुक्त और सामाजिक सिद्धि के लिए प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इसके लिए जन जागरण भी आवश्यक है। तो हमारा 5वां पैराग्राफ जो है इसमें यह कहा जा रहा है कि दहेज प्रथा की समाप्ति से बच्चों का वर्तमान और भविष्य में जो है और भविष्य तथा समाज का जो है नव निर्माण होगा। इसके लिए हर व्यक्ति की इच्छा शक्ति जो है वह मजबूत होनी चाहिए और बिहार में शहर से लेकर प्रखंड तक दहेज प्रथा का मुक्त और सामाजिक सिद्धि के लिए प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी कारण क्या है, जन जागरण होनी चाहिए। जन जागरण से ही दहेज को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग संपूर्ण निबंध पर अगर एक बार फिर से बात करें तो क्या क्या बताया गया है। दहेज प्रथा पर निबंध लिखने के लिए सबसे पहले दहेज की परिभाषा दे दिया जाता है और सामाजिक प्रेरक तत्व क्या है उस पर बात कर लेंगे। और सेकंड पैराग्राफ पर बात करेंगे कि दहेज प्रथा की क्या बुराइयां हैं उस पर बात किए। और तीसरा पैराग्राफ पर बात की है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दहेज प्रथा को रोकने के लिए क्या क्या कानून बना है उस पर बात कर लिए। और चौथे में जयप्रकाश नारायण सहित और दहेज प्रथा को किस प्रकार से दूर करना है वह बात किए। और हम लोग अंतिम में दहेज प्रथा की समाप्ति से वर्तमान समय में और आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर चर्चा किए। तो सिंपल से आप लोग इसे 5 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, आप लोग इसका चाहे तो शुरू से स्क्रीनशॉट ले सकते थे या आप लोग इसका हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा इसका पूरा PDF। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया हो। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों तक ये निबंध पहुंच पाए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।